सब बच्चे जुड़ गए हैं। वैसे तो आज डिस्कस करनी थी मॉड्यूल, लेकिन डिस्कस हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले मैं कुछ और बातें आपको इस चैप्टर में बता दूं, है ना। और उन बातों में जो सबसे पहली बात आती है कि जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन को स्केच करते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास एक लाइन की ग्राफ आती है ना, एक लाइन ड्रॉ की जाती है। अच्छा, अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। अगर कोई लाइन, आपको एक यूनिक लाइन है ना, एक लाइन ऐसी जो अपने आप में खास हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे एक पॉइंट दिया बेटा, यहाँ पे मैंने आपसे ये पूछा कि इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती है। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू दिस वन पॉइंट। इस ये जो पॉइंट है, इससे कितनी सारी लाइनों को आप पास करा सकते हो, जल्दी से बताएंगे कितनी लाइन्स को आप यहाँ से पास करा सकते हो। आप कहोगे सर देयर आर इन्फिनाइट लाइन्स, बहुत अलग अलग प्रकार की लाइनें है ना। कोई लाइन होगी जो ऐसे जाएगी, कोई लाइन होगी जो ऐसे जाएगी, कोई लाइन होगी जो ऐसे जाएगी, कोई लाइन होगी जो ऐसे, मतलब बहुत सारी लाइनें हैं जो इस पॉइंट से पास कर सकती है। तो अपने आप में अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं, मैं आपको एक पॉइंट दे दूं और मैं आपसे उसके ये कहूँ कि इससे क्या इस पॉइंट से कोई यूनिक लाइन पास कर सकती है, आप मुझे मना कर दोगे कि नहीं सर, कोई यूनिक लाइन का मतलब कि कोई खास लाइन, कोई एक ही लाइन, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन पास करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक पॉइंट दे देने से आप किसी लाइन पे प्रॉपर कमेंट नहीं कर सकते कि वो लाइन किस जगह से पास करेगी। हो सकता है वो लाइन ऐसी हो जाए, हो सकता है वो लाइन ऐसी हो जाए, एक प्रॉपर नहीं आप बता पाएंगे। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि हाँ एक लाइन ये है जो यहां से गुजरेगी, इतना इसी डायरेक्शन में जाएगी, तो उसके लिए आपको उसकी डायरेक्शन का पता होना भी जरूरी है। अब अगर मान लो मैंने आपसे ये कह दिया कि जो लाइन है वो ये वाला एंगल बनाएगी, जो मान लो जो भी एंगल यहाँ पर है, मैं नहीं जानता भी कितना, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने क्या कह दिया कि जो एंगल है वो थीटा है। ये साइन होता है बेटा, इसको बोलते हैं थीटा, है ना। इस साइन को बोला जाता है थीटा। क्या बोला जाता है? थीटा। ठीक है ना, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो मान लो अभी एंगल थीटा है, तो जो ये वाली लाइन है अगर ये थीटा बना रही है तो कोई और लाइन तो ऐसी नहीं होगी, बोलिए, जो इस पॉइंट से भी पास करे और थीटा एंगल भी बनाए। वो तो ये यूनिक लाइन ही होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी? क्या ये इकलौती ऐसी लाइन होगी कि नहीं होगी जो यहां से पास कर रही है इस पॉइंट से और एंगल थीटा भी बना रही है? समझ रहे हो? क्योंकि थीटा एंगल तो हो सकता है और भी लाइन बना दे, ये वाली लाइन है इसका भी एंगल क्या हो सकता है? थीटा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो सकते हैं, है ना। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो लाइन इसका एंगल भी थीटा तो हो सकता है। लेकिन क्या ये वाली लाइन इस पॉइंट से पास करेगी? आप कहोगे नहीं करेगी सर, ये वाली लाइन इस पॉइंट से पास नहीं करेगी। तो वो लाइन जो इस पॉइंट से भी पास करे और थीटा भी बनाए, वो कौन सी लाइन है बेटा? क्या वो केवल L1 होगी कि नहीं होगी? आप लोग ये बताओ मुझे। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है कि वो लाइन केवल और केवल L1 ही होगी जो कि थीटा भी एंगल बनाए और इस पॉइंट से भी पास करे, है ना। इसके अलावा तो कोई और लाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थीटा एंगल बेटा ऐसे ही बनेगा, थीटा एंगल जो होगा वो ऐसे ही बनेगा। ठीक है ना। आप में से कई बच्चों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा, देखो मैं आपके सारी जिज्ञासाओं को दूर करूंगा, है ना, ध्यान से सुनना। आप में से कईयों के मन में ऐसा भी हो सकता है कि ये आ जाए सर, ये थीटा हो गया और अब भी देखो इस पॉइंट से पास कर रही है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन बेटा जो एंगल होता है उसे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में काउंट करते हैं। जो एंगल होता है उसे एंटी क्लॉक, आपने तो एंगल कहां से कर दिया है? क्लॉक में कर दिया। समझ रहे हैं? यानी यहाँ पर जो एंगल होगा एक्चुअल में वो ये काउंट होगा। और आप देख सकते हैं ये तो एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है, तो ये तो बराबर हो नहीं सकते। समझ में आई मेरी बात? ये यानी कहने का मतलब ये था बेटा कि अगर आपको कोई यूनिक लाइन स्केच करनी है, कोई यूनिक लाइन स्केच करनी है, तो उसके लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए और एक आपको कोई पॉइंट पता होना चाहिए जहां से वो पास करती है ना। तो पूरी कहानी का सार ये है, इफ वी वांट टू स्केच अ यूनिक लाइन, इफ वी नीड टू स्केच, if we need to sketch a unique line, if we need to sketch a unique line, एक यूनिक लाइन यदि मुझे ड्रॉ करनी है, then we need क्या? एक तो एंगल मेड विद एक्स एक्सिस इन कौन सा डायरेक्शन बेटा? कौन सा डायरेक्शन बोला था? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन बोला था? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। हाँ, दो पॉइंट से भी कर सकते हैं। मानविंदर ने एक अच्छा पॉइंट दिया, अभी मैं उस पर भी बात करूंगा बेटा, उस पर भी बात करूंगा मैं, चिंता ना कर। एंगल मेड विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंगल मेड विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, एक तो ये चीज चाहिए होती है और एक क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट चाहिए होता है। अ पॉइंट फ्रॉम वेयर इट पासिस, पॉइंट फ्रॉम वेयर इट पासिस। ठीक है, अगर ये दो चीजें आपके पास है तो आप कोई भी यूनिक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं।
अगर ये दो चीजें आपके पास है तो आप कोई भी दो लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब मानविंदर ने एक बहुत खूबसूरत पॉइंट लेकर आया। उसने कहा कि सर अगर ऐसा हो जाए कि मेरे को दो पॉइंट पता रहे कि ये दो पॉइंट है और इन्हीं दो पॉइंट से लाइन ने पास करना है, दो पॉइंट पता रहे और मुझे पता चल जाए कि इन्हीं दो पॉइंट से लाइन पास कर रही है, तब भी तो लाइन यूनिक होगी कि नहीं होगी? तब भी तो लाइन जो होगी वो एकदम यूनिक होगी कि नहीं होगी? बोलो, जो लाइन होगी वो यूनिक होगी कि नहीं होगी? अगर दो पॉइंट मिल जाए तब तो बिल्कुल होगा, क्योंकि उन दो पॉइंट से तो एक ही लाइन ऐसी होगी जो पास कर रही होगी। खुद सोच के देखो, क्या इन दोनों से कोई और लाइन है जो दोनों से पास कर जाए और इसके अलावा कोई और हो? ऐसा तो हो नहीं सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लाइन ऐसे कर दो ऐसे कर दो सर, दोनों से पास होगी, तो ये लाइन थोड़ी हुई है ना, लाइन तो एक ही हुई। तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं बेटा कि अगर आपको एक से ज्यादा पॉइंट गिवन है तो भी आप बता सकते हो, एक से ज्यादा पॉइंट गिवन है तो भी आप बता सकते हो, दो पॉइंट से भी आप बता सकते हो। ठीक है बात, ये दो पॉइंट से भी आप बता सकते हो। तो पूरी कहानी का सार ये है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दी। अब कैसे कैसे हम उन चीजों के साथ डील करते हैं वो आप सब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, कैसे कैसे डील करते हैं उसको ध्यान से सुनना। इसमें सबसे पहले बात जो आपको समझनी है वो ये है, सुनिएगा बेटा, सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो होती है स्लोप, है ना। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है क्या? जल्दी बताइए, फिजिक्स में क्या आप लोगों ने स्लोप शब्द पढ़ लिया है ना? बिल्कुल पढ़ लिया है आप सबने, बहुत बढ़िया, स्लोप शब्द पढ़ लिया। तो स्लोप को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा। समझना बेटा, मेरे साथ समझना स्लोप का मतलब क्या होता है। देखो एवरीबॉडी ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ध्यान से समझना बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब कोई भी लाइन अगर मैं इस पे ड्रॉ करता हूँ, कोई भी लाइन अगर मैं इसमें ड्रॉ करता हूँ, मान लो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ये रही है ना, मान लो मैंने लाइन ऐसी ड्रॉ करी, है ना, मान लो मैंने लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी, ऐसी ड्रॉ कर दी, समझ रहे हो, मान लो मैंने लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी, है ना। अलग अलग प्रकार की जितनी लाइनें मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, मैंने हर एक मतलब दिखा रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे लाइंस हो सकती है प्लेन के अंदर, ठीक है जी। हर लाइन का अपना एक एंगल होता है, हर लाइन एक एंगल क्रिएट कर रही होती है एक्स एक्सिस के साथ में। कैसा एंगल क्रिएट कर रही होती है, ध्यान से देखना बेटा, आप लोग पहचानना। ये देखो ये वाला एंगल, ये एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे? इस लाइन के लिए जो एंगल होगा ये होगा कि नहीं होगा? इस लाइन के लिए जो एंगल होगा वो ये होगा कि नहीं होगा? इस लाइन के लिए जो एंगल होगा वो ये होगा कि नहीं होगा? हर बार मैंने क्या कहा कि जो एंगल हम काउंट करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ से करते हैं। ये वाला क्या होगा, ये वाला हिस्सा इधर से पॉजिटिव वाला, इस तरीके से जाते हैं, समझ रहे हैं, इस तरीके से जाते हैं। कितने बच्चों को एंगल देखना क्लियर है कि एंगल कैसे मेजर करते हैं? क्या आप लाइन को देख के आप एंगल मेजर करके बता सकते हो? अगर मैं कोई भी लाइन आपको दे दूं तो आप एंगल तो देख के बता ही सकते हो कि हाँ सर ये एंगल बन रहा है। जैसे मान लो बेटा मैंने आपको एक लाइन दे दी, मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन दे दी कि ये लाइन है, देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो इसका एंगल आप सब देख पा रहे हैं क्या कि एंगल ये बनेगा सर? बोलो जल्दी से, ये एंगल, एंगल तो आप सब देख पा रहे होंगे, है ना, ये एंगल आप सब देख पा रहे हैं। अब ये जो एंगल है बेटा, ये जो एंगल है देखो यहाँ पर इस वाली लाइन को देखना, ये जो एंगल है ये एक्यूट है, देखना 90 से छोटा है, ये वाला एंगल 90 से छोटा आप सबको नजर आ रहा होगा, तो ये वाला एंगल तो कैसा बन रहा है, यहाँ एक्यूट बन रहा है, समझ रहे हैं आप, ये वाला एंगल एक्यूट बन रहा है। बेटा ये वाला एंगल देखो लगभग लगभग 90 डिग्री जैसा दिख रहा है आपको, क्या ये 90 डिग्री जैसा आपको नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा? राइट एंगल भी दिख रहा है बेटा। ये वाला एंगल आपको क्या ऑब्ट्यूज नजर आ रहा है बेटा? जल्दी से बोलिए, क्या ये वाला एंगल आपको ऑब्ट्यूज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? आपको ऑब्ट्यूज भी नजर आ रहा है, यानी एंगल एक्यूट भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। क्लियर है? मेरा एक सवाल आपसे और है बेटा, एक सवाल मेरा आपसे और है, जल्दी से मुझे बताइएगा, है ना। एक सवाल और है, सभी बच्चे मुझे बताएंगे। ये वापिस से कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना दिया, ठीक है, वापिस से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया। इस लाइन का एंगल बताएंगे मुझे क्या है? क्या कोई बता पाएगा इस लाइन का एंगल क्या होगा? बताओ, इस लाइन का एंगल क्या होगा? इस लाइन का एंगल होगा बेटा 0 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ये पैरेलल में आ रही है, तो इस लाइन का एंगल क्या होगा बेटा? या तो 0 डिग्री बोल दो, या फिर ऑफ कोर्स आप 180 डिग्री भी बोल सकते हो, बिकॉज 0 एंड 180 आर सेम सेम थिंग, 0 और 180 आपका सेम थिंग, 0 और 180 यहाँ पर आपका एक ही चीज, समझ रहे हैं आप बात? ये 0 डिग्री और 180 डिग्री एक ही बात होती है। क्लियर है बात? ये 0 डिग्री 180 डिग्री एंगल की टर्म्स में एक ही बात है यहाँ पे लाइन की टर्म्स में, ठीक है। तो ये 0 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना। जो एंगल रहेगा लाइन का हमेशा बेटा, जो एंगल रहेगा लाइन का हमेशा बेटा, वो आपका 0 से लेके कहाँ तक हो सकता है बेटा? 180 तक हो सकता है, 0 से लेके 180 तक हो सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये क्या लिखा मैंने, जो थीटा एंगल होता है
वो कहाँ से कहाँ हो सकता है, 0 से 180 हो सकता है। 0 पे आप ध्यान से देखिए ब्रैकेट अलग है और 180 पे ब्रैकेट अलग है। दोनों ब्रैकेट में आपको दिख रही है क्या सबको अलग अलग ब्रैकेट, सबको ब्रैकेट्स अलग अलग नजर आ रही है क्या, पहले तो ये बताओ। एक ब्रैकेट देखो मैंने, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट नजर आ रही है। बड़े वाली को कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट, है ना। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि 0 को इंक्लूड किया है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि 180 को मैंने इंक्लूड नहीं किया, 180 को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। 180 के बहुत पहले तक तो मैं आया हूं, यानी मैंने इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है ना यहाँ लिखा गया है, इसके अंदर मैं आपसे ये पूछता हूँ क्या इसके अंदर 179.99 आएगा, आप कहोगे आएगा, क्योंकि 0 से 180 तक तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला भी आएगा, बीच में कहीं पर ये आएगा 179.99। लेकिन क्या एग्जैक्ट 180 आएगा, आप कहोगे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कौन सी ब्रैकेट लगाई है बेटा, ध्यान से देखना, ओपन ब्रैकेट लगाई। और ओपन का मतलब होता है कि उस वाली क्वांटिटी को इंक्लूड नहीं किया है। पहली तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि ओपन का मतलब उस क्वांटिटी को इंक्लूड नहीं किया है, क्लोज का मतलब 0 को आपने इंक्लूड किया है। जैसे मैं आपसे बेटा एक बात पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताना, मैंने ऐसे लिखा 1 से लेके 3 और मैंने इन दोनों पे ओपन लगाया, इन दोनों पे मैंने ओपन लगाया, तो क्या आप बताओ क्या मैंने 1 को इंक्लूड किया है यहाँ पे, क्या मैंने यहाँ 1 को इंक्लूड किया है, नहीं किया ना, सबको क्लियर है, नहीं किया है, नहीं किया है। क्या मैंने 3 को इंक्लूड किया है बेटा, क्या 3 को इंक्लूड किया, आप कहोगे नहीं किया है ना। तो इसमें नंबर कौन कौन से आ सकते हैं बेटा, आप सबके मन में ख्याल आएगा सर जब 1 भी नहीं है 3 भी नहीं है तो 2 आ जाएगा, लेकिन बेटा ये भी तो आएगा, देखो 1.1 आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, बोलो क्या 1.1 आ सकता है, दोनों के बीच में आ सकता है या नहीं, आप कहोगे बिल्कुल आ सकता है। 1.5 आ सकता है, आ सकता है। क्या बेटा 2.9 आएगा, क्या 2.9 आएगा, जल्दी से बोलो, है ना, वो भी आएगा, ठीक है। तो ये आपको ब्रैकेट्स समझ में आनी चाहिए कि ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है। अब आप लोग ये कहोगे सर, अब आप लोग ये कहोगे सर आपने इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया, 180 को क्यों नहीं किया, जबकि अभी तो आपने कहा कि 0 और 180 तो एक ही बात होती है, 0 और 180 तो एक ही बात होती है, तो एक को इंक्लूड कर दिया दूसरे को नहीं, इसीलिए नहीं किया बेटा, क्योंकि मैं जानता हूं एक ही बात होती है, जब मुझे बोलना ही है तो मैं 0 ही बोलूंगा। अगर 0 और 180 दोनों एक ही बात होती है तो दोनों को इंक्लूड करके मैं क्यों अपना काम बढ़ाऊं, इसीलिए मैं किसको इंक्लूड कर रहा हूँ, 0 को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली कहानी तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो हमेशा 0 से 180 के बीच होता है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो हमेशा 0 से 180 के बीच में होती है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना। देखो बेटा, अब जो भी ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, देखना बेटा, जो भी ये किसी भी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको ना, क्या बोलते हैं अपन, जैसे ये लाइन आई, ये लाइन आ गई, तो जो एंगल बनता है आप लोग जानते हैं इसको कहते हैं एंगल, है ना, इस चीज को अपन एंगल बोलते हैं। ये जो थीटा होता है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या पुकारा जाता है इसको मैथ्स की टर्म में, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या कहा जाता है बेटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है बेटा। अब मेरी बात को जरा सुनना, मेरे साथ साथ चलना, सुनो मेरी बात। जो ये थीटा होता है, अगर आप इस एंगल पे टेंजेंट ले लें, टेंजेंट ले लें, क्या ले लें बेटा, टेंजेंट ले लें। अब ये बात उसी बच्चे को समझ आएगी जिसने ट्रिग्नोमेट्री का वो बेसिक वाले लेक्चर देख रखे हैं, जो स्टार्टिंग से कहा जा रहा है कि देखो, है ना, स्टार्टिंग से कहा जा रहा है देखो। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इतना तो, कि नहीं, जल्दी से बताइए, फिजिक्स में भी तो पढ़ा होगा आप लोगों ने टेंजेंट के बारे में, है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिसको कहते हैं, सबको याद है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिसको कहते हैं। तो बेटा टेन थीटा, अगर मैं इस एंगल के साथ टेंजेंट यूज कर दूं, अगर मैं इस एंगल के साथ क्या यूज कर दूं, टेंजेंट यूज कर दूं, इसी चीज को बोलते हैं स्लोप, लाइन का स्लोप। क्या बोलते हैं बेटा, लाइन का स्लोप। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इसी चीज को स्लोप बोलते हैं, और इस चीज को, स्लोप को स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, स्लोप को स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, किसी भी लाइन का स्लोप किसे कहा जाता है, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा उसका टेंजेंट। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का अगर टेंजेंट ले लिया जाए, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज नोन एज स्लोप, है ना, लिख लेते हैं इस बात को, टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन is known as slope, tangent of angle of inclination is known as slope, ठीक है बेटा, tangent of angle of inclination is known as slope। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा,
टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज नोन एज स्लोप। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे, देखना मेरे साथ साथ जुड़े रहना, आपको बहुत अच्छी चीजें आज क्लियर होंगी, बहुत सी अच्छी बातें आपको क्लियर होंगी। ये देखो बेटा, ये एक लाइन है, एक लाइन मैंने आपको दिखा दी, ये लाइन, ठीक है। इस लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट जो है, इसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ। आप बताओ इसको क्या माना जा सकता है? इस पॉइंट की कोई खास बात होती है? इस पॉइंट की खास बात आप मुझे समझा दो, क्या हो सकती है? इस पॉइंट की कोई खास बात होती है? हाँ देखो, ये हुई ना बात, काफी बच्चों का आंसर आ गया। इस पॉइंट की खास बात होती है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है बेटा। कईयों ने गलत भी बता दिया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है बेटा, समझ रहे हैं आप? और इस पॉइंट को माना जा सकता है 0,y। बोलो क्या 0,y मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। कोई भी पॉइंट जो आपको इसके ऊपर मानना है उसे आप 0,y मान सकते हैं। 0,y मान लो, 0,k मान लो, 0,x मान लो, 0,b मान लो, मतलब पहली चीज जीरो कर दो, दूसरा कोई भी अल्फाबेट यूज कर दो। समझ रहे हो? पहली चीज तो जीरो ही होनी चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा अल्फाबेट आप कुछ भी यूज करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वाई ही होगा बेटा। कोई भी अल्फाबेट यूज कर दो, क्योंकि रिप्रेजेंट उसी को करेगा। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 0,c। ठीक है, क्या यूज कर रहा हूँ? 0,c। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, कितनी हो जाएगी बेटा? जल्दी से बताओ, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? सब बच्चे बताओ। अगर ये पॉइंट 0,c है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये c हो जाएगी, है ना? तभी तो ये 0,c आएगा पॉइंट, ये दूरी c हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये तो आ गया ये पॉइंट, ये तो आ गया ये पॉइंट। अच्छा, अब आप ध्यान से और आगे सुनो, मेरे साथ सुनो, ध्यान ध्यान से सुनो, आप लोग बताते रहना। एक पॉइंट में इसके ऊपर कोई भी और ले लेता हूँ। अब ये पॉइंट तो मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकता, तो एक्स कोमा वाई बोल देता हूँ, है ना? कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है, तो एक्स कोमा वाई मैंने बोल दिया। अच्छा, साथ साथ जुड़े रहना बेटा, है ना? साथ साथ जुड़े रहना सभी भाई, देखना बेटा। तो मुझे बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये कितनी होगी बेटा? कोई मुझे बताएगा ये दूरी कितनी होगी जो मैंने डॉटेड से ड्रॉ करी है? एक्स कोमा वाई के लिए दूरी क्या वाई होगी? अरे बेटा वाई होगी, ये वाला डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, ये वाला। बोलो, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक? ये वाई होगा, समझ रहे हो? और ये वाला कोई बताएगा मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बेटा? क्या ये एक्स होगा? चलो बहुत शानदार, ये एक्स होगा। अगर ये एक्स है बेटा, अगर ये एक्स है तो कोई बताएगा कि क्या ये भी एक्स होना चाहिए? बोलो, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स, सामने बराबर ही होगा, तो ये वाली चीज भी कितनी होनी चाहिए? एक्स ही होनी चाहिए। बोलो सही बात है। तो अब मुझे बताना जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे बताना जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है? जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ मुझे उसके बारे में बताना, मैं उसको ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये बताओ आप तो मुझे, बस कितनी दूरी, बस जो मैंने दिखाई है ये दूरी क्या होनी चाहिए? ये पूरी यहाँ से लेके एम आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक सी है, तो ये भी सी होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। बोलो, तो ये ऊपर वाला y माइनस सी आ गया। चलो काफी सारे बच्चे, अरे शानदार बता रहे हो आप लोग तो यार आज। y माइनस सी आ जाएगा, समझ रहे हो? ये x आ गया, ये y माइनस सी आ गया, बहुत शानदार। इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहीं यहाँ पर बन रहा होगा बेटा, बोलो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ बन रहा होगा थीटा, है ना? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ थीटा बन रहा होगा। और जब आप लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ लेंगे, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप लोगों ने, कितने बच्चों ने कोरस्पोंडिंग एंगल पढ़ा हुआ है? क्या आप लोगों ने कोरस्पोंडिंग एंगल पढ़ा हुआ है बचपन में? कोरस्पोंडिंग एंगल, है ना, पैरेलल लाइंस के साथ जो बनता है कोरस्पोंडिंग एंगल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए बेटा? थीटा होना चाहिए, बाय कोरस्पोंडिंग एंगल। जिसने नहीं पढ़ा, मैं यहाँ देखो बेटा, ये दो पैरेलल लाइन है, ये कोई भी ट्रांसवर्सल आई, अगर ये एंगल थीटा बनता है तो ये वाला भी थीटा ही बनता है, इसे कहते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये थीटा तो ये वाला भी थीटा। समझ रहे हो बेटा? बस अब मेरा काफी काम हो गया है। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक ट्राइंगल को देखो। ट्राइंगल का नाम मैं बता देता हूं आपको, जिसको आपको देखना है। ट्राइंगल है ए बी, और इस पॉइंट को कह देते हैं कैपिटल सी। क्या एबीसी ट्राइंगल को आप सब देख पा रहे हैं बेटा? क्या एबीसी ट्राइंगल को आप सब बच्चे देख पा रहे हैं? आप सब देख पा रहे हैं? एबीसी में मैं टेंजेंट थीटा लगाता हूँ। टेंजेंट थीटा भी मेरे को आप में से काफी बच्चों ने बता दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको पता ही है वो बात कि टेंजेंट थीटा सबने मुझे बता दिया था। टेंजेंट निकाला जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा, सबने बोला है, ये तो सबने पढ़ा हुआ है। टेंजेंट थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है।
तो बेटा टेंजेंट थीटा को मैंने आपको बोला था इसको एक अल्फाबेट से शो किया जा सकता है। कौन सा अल्फाबेट है वो? टेंजेंट थीटा को एक अल्फाबेट से शो किया जा सकता है, कौन सा अल्फाबेट है बताना। मैंने भी पीछे बताया था, सब बच्चों को क्या याद है? पीछे मैंने बताया था कि टेन थीटा को एक अल्फाबेट से शो किया जाता है, दैट इज टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है अल्फाबेट की फॉर्म में? स्मॉल एम। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है? स्मॉल एम। तो इसकी जगह तो मैं लिख रहा हूँ टेन थीटा की जगह तो मैं स्मॉल एम ला रहा हूँ, स्मॉल एम। ठीक है जी, इसकी जगह स्मॉल एम। परपेंडिकुलर बोलो बेटा, ये परपेंडिकुलर है, बोलो ये परपेंडिकुलर है कितना है? y माइनस सी। और बेस कितना है बेटा? x। परपेंडिकुलर इज y माइनस सी और बेस है x। तो परपेंडिकुलर आ गया y माइनस सी और बेस आ गया x। बोलो बेटा क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? परपेंडिकुलर इज y माइनस सी और बेस आ गया बेटा x। परपेंडिकुलर इज y माइनस सी और बेस आ गया बेटा x। तो यहां से अगर आप इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, x को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो देखो जरा क्या ये आ रहा है, y इज इक्वल टू x को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो mx और माइनस सी उधर जाके प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कितने बच्चों को ये बात पॉइंट क्लियर हुआ? एंड दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। क्या आप सबको क्लियर हुआ? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें स्लोप का यूज हो रहा है m और इंटरसेप्ट यूज हो रहा है c। c क्या है? इंटरसेप्ट ही तो है। बोलिए जल्दी से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? है ना, काफी बच्चों को हुआ भी है और कुछ एक दो को मैं जानता हूँ बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको होगा, है ना। तो इसको आप ये मत सोचिए कि यार मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, आपको ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, 2 बार देख लीजिए, तीसरी बारी में क्लियर होना है। मैं बता रहा हूँ, कॉपी में रिकॉर्डिंग जब भेजता हूँ उसको देखा करो कि हाँ ये पॉइंट आज क्लियर नहीं है, इसको करो, है ना। ये काफी अच्छा पॉइंट है बेटा। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, मतलब किसी भी लाइन को आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस प्रकार दिखा सकते हैं। कैसे? कि एक तरफ y ले आओ और बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ, एक तरफ y ले आओ और बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ। इंटरसेप्ट का मतलब होता है बेटा कि y एक्सिस पे किस पॉइंट पे काट रहा है, उसे इंटरसेप्ट। सी पॉइंट पे काट रहा था, देखो सी यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, सी यूज हो रहा है इसमें। क्लियर है सबको? ठीक है, इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है ध्यान से देखना बेटा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सभी बच्चे मुझे बताना। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इफ y is equal to 3x plus 4, then find slope of line, slope and y intercept, then find slope and y intercept। बताए बेटा, क्या लगता है आपको स्लोप क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा? इस वाली को देख के पिछले वाली से कंपेयर करके बताओ, जल्दी से कंपेयर करके बताओ। चलो काफियों के आंसर आ गए, और भी बच्चे रिप्लाई भेजो बेटा। देखो कंपेयर कैसे करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को दोबारा देखो, क्या थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जब यहाँ पर लगाएंगे y इज इक्वल टू एम की जगह तो आ जाएगा, बोलो क्या आएगा? m की जगह पे तो आ गया x का कोफिशिएंट 3 और c की जगह आ गया 4। तो स्लोप m आपका कितना आ गया? 3 और c कितना आ गया? y इंटरसेप्ट कितना आ गया? 4। बोलो कितना सिंपल है, आसान है क्या? जल्दी बोलो, क्या आप देख के बता पा रहे हो स्लोप क्या है? जल्दी से कंपेयर तो कर सकते हैं भाई सारे, जल्दी से रिप्लाई दो सारे बच्चे, सबका रिप्लाई आना चाहिए, सबका रिप्लाई आना चाहिए, जल्दी से बोलो। कंपेयर कर सकते हैं सब, है ना। m की वैल्यू 3, c आ गया 4, तो ये स्लोप आ गया 3। ऐसी तो बोलेंगे अपन कि लाइन का स्लोप आ गया 3 और c आ गया 4। चलो एक और देता हूँ आपको क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि मान लीजिए कि 3y इज इक्वल टू 6x प्लस 12। चलो बताओ बेटा आपकी बात, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा। कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, कंपेरिजन कंपेरिजन कंपेरिजन, एवरीबॉडी कंपेयर करो। देखो देखो देखो, जिसको क्लियर नहीं है देखो, मयंक बेटा देख, मयंक देख बेटा सामने, देख मैं बता रहा हूँ दोबारा देखो, है ना। जुड़े रहना है, छोड़ना नहीं है, जुड़े रहना है। चलो देखो क्या करना है आपको, कंपेयर कैसे करना है, आपको कंपेयर करना है इस फॉर्म से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाना है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपको लाना है। तो उसके लिए आप देखो कि y का कोफिशिएंट तो 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर y का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो 3 को आपको इधर डिवाइड में लाना पड़ेगा,
अगर y का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो 3 को डिवाइड में लाना पड़ेगा, 3 को उधर डिवाइड में ले जाओ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x अपॉन 3 और आ जाएगा 12 अपॉन 3, ऐसे आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2x प्लस 4 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। अब देखो क्या इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो, दोनों को कंपेयर कर सकते हो। बोलो x का कोफिशिएंट कितना आ गया 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 और ये c कितना आ गया 4। अब क्लियर है, जल्दी से बोलो एवरीबॉडी, जल्दी से बताओ क्या अब आपको क्लियर है। जल्दी बताओ यार सारे भाई, एक बार बताओगे तभी मजा आएगा। सबको क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है, ठीक है सबको क्लियर है। चलो ऐसे ही चलो एक क्वेश्चन और लो, एक क्वेश्चन और लो, बताओ मुझे। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, बताओ बेटा। इसमें m तो स्लोप होगा और c क्या होगा, c बेटा इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट, c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, कि y ने लाइन ने y को कहाँ पे काटा है ना, y एक्सिस पे, c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, ठीक है। चलो बेटा करें, हाँ चलो अब आंसर आ रहे हैं काफियों के। तो सबसे पहले यहाँ y के साथ 1 बनाना है तो 2 को उधर डिवाइड में ले गए, तो 3/2x माइनस 1/2, ठीक है। तो अब बस आसान है, स्लोप कितना आ गया y इक्वल टू mx, m की जगह आ गया 3/2 और c की जगह आ गया माइनस का 1/। बोलो मेरे भाई सबको क्लियर है कि नहीं है, बोलो। अब अगर दुनिया में कभी भी आपको कोई लाइन की इक्वेशन दे दे और आपसे पूछे स्लोप बताओ, तो क्या स्लोप बता सकते हो, क्या आप हमेशा स्लोप बता सकते हो, जल्दी से बोलो। चलो हमेशा आप स्लोप बता सकते हैं, है ना। इसी सिलसिले में मैं स्लोप पे आगे बढ़ूंगा, स्लोप बहुत कमाल की चीज है। स्लोप पे मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान से देखना, स्लोप पे मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान से देखना। चलो मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, देखना बेटा ध्यान से, है ना। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मेरे को 2 पॉइंट गिवन है मार्केट में, 2 पॉइंट है ना। एक पॉइंट तो ये गिवन है और मान लो एक पॉइंट यहाँ गिवन है, कोई भी 2 पॉइंट में दुनिया में ले रहा हूँ, ठीक है भाई। ध्यान से देखना बेटा, एक पॉइंट का नाम बोल दिया हमने x1 y1, एक पॉइंट का नाम बोल दिया x2 y, सबको पता है, एक को बोल दिया x1 y1, एक को बोल दिया x2 y, ठीक है भाई। अच्छा इन दोनों से एक लाइन अगर पास हो पा रही है, चलो लाइन को पास करा देते हैं ना, 2 पॉइंट से लाइन तो पास हो ही सकती है, 2 पॉइंट से लाइन तो पास हो ही सकती है, तो इन दोनों पॉइंट से अपन एक लाइन को पास करा देते हैं। चलो बेटा, है ना, इन दोनों पॉइंट से मैंने एक लाइन को पास करा दिया, ठीक है। आप लोग मुझे धीरे धीरे करके बताते रहना, है ना, आप लोग मेरे साथ साथ मुझे बताते रहना कि मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, है ना। चलो मेरा सवाल आपसे पहला, बताओ ये क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, सारे बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बोलो। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या y1 हो जाएगी, ऐसे ही मुझे ये भी बता दो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बोलो। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आप सबने बता दिया, ये y2 हो जाएगी। ऐसे ये भी बताओ बेटा, फिर जब ये बता दिया तो ये भी बता दो ये दूरी क्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। सब बता रहे हैं कि सर x1 होगी, देखो कितनी तेजी से आपके आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार। और ये दूरी क्या होगी बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, x2 होगी क्या, चलो बहुत सही, x2 होगी। तो ये जब x2 होगी, ये जब x2 होगी तो आप लोग मुझे बताइए कि ये दूरी कितनी होनी चाहिए फिर, ये आप, ये है थोड़ा दिमाग वाली बात, ये दूरी बताओ बस यहाँ से लेके यहाँ तक की, बोलो। ये x2, ये x1, तो ये क्या होगा x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा। चलो काफी बार बच्चों ने बता दिया, बहुत तेजी से आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं, यानी आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छा। ये क्या आ गया x2 माइनस x1। ऐसे ही बेटा अगर ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा बेटा, क्या ये y2 माइनस y1 होगा कि नहीं होगा, क्या ये y2 माइनस y1 होगा कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। अच्छा बेटा ये बताओ अगर यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा बन रहा है, तो जैसे पिछली बार किया था, अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा, बोलो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। सही बात है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, अभी तक तो सही किया है। तो अब आप लोग बताओ टेन थीटा जो आप लेते थे, आपने बोला टेन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में है ना, टेन थीटा को आप जानते हो एम बोलते हैं, स्लोप को एम बोलते हैं। परपेंडिकुलर आ रहा है y2 माइनस y1 और बेस आ रहा है x2 माइनस x1,
परपेंडिकुलर इज y2 माइनस y1 और बेस आ रहा है बेटा x2 माइनस x1। ये आ गया स्लोप निकालने का तरीका अगर आपको 2 पॉइंट पता है। जल्दी से बोलो, ये आ गया स्लोप निकालने का तरीका अगर आपको 2 पॉइंट पता है। अगर मैं आपको कल को 2 पॉइंट दे दूं, अब देखो कितनी कमाल की बात है, आपको 2 पॉइंट पता है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना जानते ही थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब आपको 2 पॉइंट पता होने के साथ एक चीज और भी पता चल गया, उनका स्लोप क्या होगा, उन दोनों पॉइंट का स्लोप क्या होगा वो भी पता चल गया। कैसे पता चल गया, कैसे पता चल गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ रहे हैं आप, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बेटा ये कोऑर्डिनेट के अंदर ही आता है भव्य, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही ये टॉपिक आता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट के अंदर ही आता है, थोड़ा 11th में जाके आता है, बस ये होता है ना। लेकिन क्योंकि आपको मॉड्यूल अगर पूरी बनानी है तो उसमें इसके क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन हैं एक दो, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। और फिजिक्स में तो ये 9th की मॉड्यूल में भी आपको मिल जाएगा, फिजिक्स में कई क्वेश्चन होंगे जहां पर इनका स्लोप का प्रयोग होता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप स्लोप बोल सकते हैं क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप 2 पॉइंट दे रखे हैं बेटा 2,3 एंड 4,5। चलो स्लोप निकालो जल्दी से इन 2 पॉइंट्स का। हाँ बेटा टेंजेंट का मतलब स्लोप ही होता है, 2,3 एंड 4,5 स्लोप निकालो जल्दी से, सबको आना चाहिए। देखो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। स्लोप का फॉर्मूला भी पीछे मैंने दिखवाया है, क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन, बोलो जल्दी से, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप कितना आएगा जल्दी लगाओ, y2 5 है, y1 है 3, तो 5 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2, तो कितना आ गया बेटा 2 अपॉन 2, यानी कि कितना आ गया बेटा 1। बोलो आया कि नहीं आया, 1 आया कि नहीं आया। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ, अब इससे मेरे को थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि कितने बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखा है। अगर स्लोप 1 आ रहा है बेटा, एम आप जानते हो किसको बोलते थे अपन लोग, एम तो हम टेन थीटा को बोलते थे, एम हम किसको बोलते थे, टेंजेंट थीटा को। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो कौन से एंगल पे टेंजेंट की वैल्यू 1 आती है, क्या किसी को पता है। अरे वाह, काफी बच्चों ने मुझे बता दिया, शशांक ने सही बताया है, पर टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ आती है, शशांक झा ने अभी तक सही बताया, आदित्य ने सही बताया, अनिकेत काद्यान ने सही बताया, सक्षम ने सही बताया, टेंजेंट में किस पॉइंट पे जाके वैल्यू 1 आती है, आर्यन ने सही बताया बेटा 45 पे, है ना, 45 पे। आपको याद होगा जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा, चिंता ना करो, है ना। ऐसा मत सोचना कि कैसे याद होगा, कौन से एंगल पे कौन सी होती है, सब याद हो जाता है ना जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आप पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक आपको याद रखना है ना, कि tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब जो एंगल रहा होगा वो क्या रहा होगा बेटा, 45 डिग्री रहा होगा, एंगल रहा होगा क्या रहा होगा, 45 डिग्री रहा होगा। बोलो क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब स्लोप, ये जो स्लोप वाली चीज है ना, इतनी खूबसूरत चीज है ना, इतनी खूबसूरत चीज है कि इससे बहुत तेजी से आंसर निकलते, बहुत तेजी से, आप सोच भी नहीं सकते उतनी तेजी से। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया, देखो बेटा क्वेश्चन है, चेक चेक वेदर फॉलोइंग पॉइंट्स, check whether following points are collinear or not, are collinear or not। पॉइंट दे रखे हैं 2,3 4,5 8,9, ये पॉइंट दे रखे हैं। मेरे साथ जुड़ना, अभी सॉल्व मत करना, मैं बताऊंगा कैसे करना है, सॉल्व मत करना इसको, देखना बेटा आपको चेक करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। जो मेथड मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया मैं वो बता देता हूँ। पहला तरीका तो है इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करना, सुनना बेटा, पहले सुन लेना फिर सॉल्व बाद में, पहले सुन लो। पहला तरीका है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक करना। कैसे चेक करना, अगर ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, अगर ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो हमें पता है कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन में ये चीज फॉलो होती है। इस पे वाई लिख के भेजो कि क्या ये पॉइंट सही लिखा है या नहीं लिखा है, इस पे वाई लिख के भेजो क्या ये मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा। कोई भी दो डिस्टेंस जोड़ देंगे तीसरे के बराबर आएगा स्ट्रेट लाइन। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। दूसरा तरीका जो आप लोगों ने सीखा हुआ है, जो आप लोग बड़े आराम से लगाते हो, दैट इज कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सर 0 कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या लगा दीजिए 0। कितने बच्चे सही बात है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 वाला तरीका भी आपने सीखा और ये कंपैरेटिवली इजी लगता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से बेहतर ही होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पे 0 पेल दिया, वो सब भी आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है। अब जो तीसरा तरीका आता है वो होता है बेटा बाय यूजिंग स्लोप, बाय यूजिंग स्लोप। क्या तीसरा तरीका है, बाय स्लोप। बहुत आसान तरीका है। अब देखो स्लोप से कैसे पता चलेगा सर, स्लोप से ऐसे पता चलेगा बेटा
आप ए बी का स्लोप निकाल लो और बीसी का स्लोप निकाल लो, अगर बराबर आ गए तो कोलिनियर है, अगर बराबर आ गए तो कोलिनियर है। समझ रहे हैं, स्लोप तभी बराबर आएगा जब कोलिनियर होंगे, स्लोप तभी बराबर आएगा जब कोलिनियर होंगे। देखना जरा, पहले इन दोनों का स्लोप निकालते हैं। आप लोग बताओ स्लोप क्या आ रहा है, ए बी का स्लोप क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ, आप लोग ही निकाल के बताओ, फॉर्मूला आपके पास है ही, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। क्या स्लोप 1 आ रहा है बेटा, चेक करो, क्या स्लोप 1 आ रहा है, चेक करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा बीसी का स्लोप बताओ बेटा क्या आ रहा है, बोलो, स्लोप ऑफ बीसी चेक करो जरा क्या आ रहा है, जल्दी से चेक करो, क्या वो भी 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो जल्दी चेक करना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा। स्लोप कैसे, 9 माइनस 5 आएगा 4, 8 माइनस आएगा 4, 4/4 1, तो इसका स्लोप भी 1 आ रहा है, बीसी का भी। अच्छा एक काम करो, ए बी का चेक कर दिया, बीसी का, एसी का भी कर ही लो, स्लोप ऑफ एसी भी चेक कर लो, एसी का स्लोप भी चेक करो, ए से लेके सी तक का भी स्लोप चेक करो, क्या आ रहा है बेटा, चेक करके देखो, चेक करना पड़ेगा आपको, जल्दी से चेक करो। मोहित राव 2 नहीं बेटा, 1 1 1 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, बोल 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको दिख रहा है, स्लोप इसका भी 1 आ रहा है। यानी कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनका स्लोप हमेशा बराबर आता है। अब देखो ये कितना आसान तरीका है, बोलो क्या ये सबसे आसान तरीका नहीं है स्लोप निकालना, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अरे है ही क्या इसमें, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप निकाला बराबर आ रहा है तो बिल्कुल ऐसा होगा। बोलो क्या ये बात सही आई कि नहीं आई, एवरीबॉडी, है ना, है ना। हाँ बेटा ऑफ कोर्स, तीनों का स्लोप बराबर है तो इसका मतलब कोलिनियर। आप दो का भी कर लो, चाहे ऐसा नहीं कि तीनों ही निकालने थे, कोई भी दो भी निकालते वो भी हो जाता, तीसरा तीसरा अपने आप होगा ही होगा, अगर कोई दो भी होगा तो तीसरा अपने आप होगा ही होगा। दो का स्लोप निकालने से ही काम हो जाएगा बेटा, तीसरे पॉइंट की जरूरत नहीं है, मैंने तो ये वैसे ही दिखा दिया कि चलो इसको भी चेक करके देखते हैं, है ना, क्लियर, चलो बहुत शानदार, है ना। तो इसीलिए स्लोप वाला तरीका इतना कामयाब है, इसीलिए ये स्लोप वाला तरीका इतना कामयाब है, समझ रहे हैं आप, इसीलिए ये स्लोप वाला तरीका इतना कामयाब है। ठीक है, मेथड 2 भी बेटा, मेथड 2 तो बहुत पहले मैं करवा चुका हूँ, वो आपको खुद ही करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, करीब करीब 7-8 क्वेश्चन हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पे लगाए थे, वो तो आप ही को करना है ना, वो हम पहले कर चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, स्लोप वाली चीजों पे आगे बढ़ेंगे। किसको ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी बताओ, आप में से किस किस को ये वाले पॉइंट क्लियर है। चलो काफी बच्चों ने कह दिया कि उन्हें क्लियर है। सर स्लोप से भी कुछ आसान फॉर्मूला है, नहीं बेटा इससे आसान क्या लोगे, जान लोगे क्या बच्चे की है, बच्चे की जान लोगे, इतना आसान तो हो गया है, इससे आसान क्या चाहते। चलिए 25th क्वेश्चन में बता रहा हूँ बेटा मॉडल में। 25th क्वेश्चन है, द पॉइंट P इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी, देन फाइंड ए। आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं बेटा, ए दे रखा है 1,3, ठीक है, और बी पॉइंट आपको दे रखा है -3,5, बी पॉइंट आपको दे रखा है -3,5, एंड सी पॉइंट आपको दे रखा है, सी पॉइंट दे रखा है 5,-1, सी पॉइंट दे रखा है 5,-1। आपको बोल रहे एक पॉइंट पी है जो इन तीनों से बराबर दूरी पर है, एक पॉइंट पी है जो ए बी और सी तीनों से बेटा बराबर दूरी पर है, ठीक है। आपको बताना है पी ए कितना आएगा, पी ए की दूरी कितनी आएगी, आपको ये बताना है, समझ रहे हैं बेटा, ठीक है। अब मेरी इस बात को जरा ध्यान से समझना, अगर एक पॉइंट जो 3 पॉइंट से लगातार मतलब बराबर दूरी पे होगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो पॉइंट होगा सेंटर, और वो तीनों पॉइंट सर्कल पे आ रहे होंगे, समझ रहे हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं सर्कल के ऊपर, क्योंकि तभी ये जो दूरी होगी ये हमेशा बराबर होगी, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, समझ रहे हैं आप। अगर कोई पॉइंट 3 पॉइंट से दूरी आपको बता रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट सेंटर हो जाएगा, और जो दूरी होगी वो रेडियस हो जाएगी, क्लियर है, जो दूरी होगी वो रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, अपन तो जो आपने सीखा है उसी से सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट को क्या मान लिया, एक्स कोमा वाई मान लिया, जिसको निकालना है, इस पॉइंट को क्या मान लिया, एक्स कोमा वाई निकाल लिया, ठीक है जी। अब आपको क्या बोला, तीनों से दूरी बराबर है, तो आप क्या लिखोगे कि इसका मतलब पी ए बराबर होगा पी बी के,
लिख सकते हैं ना, पी ए बराबर होगा पी बी के। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो पी ए में जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, बोलो, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप पी बी में लगाएंगे, पी बी में तो आ जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, पहले तो ये चीज कर दी हमने। दोनों साइड स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट तो कैंसिल किए जा सकते हैं। इसको ओपन कर लिया तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y इक्वल टू आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 25 एंड माइनस का 10y। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला सबने लगा लिया होगा। फॉर्मूला लगाने में किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया और कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, तो अब जो कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से उसको काट दो। जो दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों साइड आ गया, कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। और क्या कैंसिल हो गया, बस ये चीजें कैंसिल हुई, बस यही कैंसिल हुई। सबको एक तरफ ले जाते हैं, है ना। तो माइनस का 2x तो पहले से ही था, 6x जब इधर आएगा तो ये माइनस का 8x हो जाएगा। समझ रहे हो, माइनस का 2x पहले से था, ये वाला 6x उधर आके माइनस हो जाएगा। माइनस का 6y पहले से है, और ये क्या था, प्लस का था, माइनस का था, माइनस का 10y इधर आके प्लस का 10y हो जाएगा। तो प्लस का 4y रह जाएगा। समझ रहे हो, प्लस का 4y रह जाएगा। सर 9, मैंने कहीं 9 नहीं लिखा क्या? अच्छा 9 भी दोनों साइड कट रहा है, एक बच्चा कह रहा है, लो 9 से 9 भी काट दो। ठीक है, 9 से 9 भी काट दो। अब क्या बच गया, इधर बच गया, इधर बच गया सिर्फ और सिर्फ 1, और इधर बच गया बेटा 25। 25 इधर आके माइनस हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। ये आगे एक इक्वेशन, ये आगे एक इक्वेशन। पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, माइनस का 2x प्लस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है क्या? पहले ये बताओ, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है क्या सबको? पक्का? तो अब जैसे मैंने पी ए और पीबी को बराबर किया था, मैंने क्या किया था बेटा, मैंने किया था कि पी ए बराबर है पीबी के, ऐसे ही पीबी पीसी के भी बराबर है, बोल ही रखा है उसने। पीबी जो है वो किसके बराबर होगा बेटा, पीसी के भी बराबर होगा। तो पीबी और पीसी को बराबर रख देते, पीबी और पीसी को बराबर रख लेते। तो पीबी तो यही है, पीसी आ जाएगा कितना, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर और वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो रखते हैं, क्या रखा, पीबी बराबर पीसी। पीबी तो यही आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये निकाला हुआ था ना पीबी हमने, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा बेटा कितना, पीसी कितना आएगा देख लेते हैं, पॉइंट क्या क्या थे, एक्स माइनस 5 और वाई प्लस 1। तो आ जाएगा एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर और वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया बेटा, ओपन करो जल्दी से, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2y। बस अब दोनों साइड से जो कैंसिल हो रहा है बेटा वापस से वही कैंसिल करो, है ना। दोनों साइड से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है जल्दी देखो, 25 से 25 कैंसिल हो गया, बस और तो कुछ कैंसिल नहीं हुआ, है ना। बाकी तो सब है ही हमारे पास। चलो करते हैं इसको सॉल्व आगे। तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 10 इधर आके प्लस का 6 से हो जाएगा 16x, ये 6x और माइनस 10 इधर आके प्लस 10 हो जाएगा। y में कितना है बेटा, माइनस का 10y, और वहां से कितना है प्लस का 2y इधर आके ये हो जाएगा माइनस का 12y, और कॉन्स्टेंट में यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 1 इधर आके माइनस होगा तो हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई दूसरी। 4 से ये भी डिवाइड हो रही है, कर दो 4 से डिवाइड, तो 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर दो, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सी इक्वेशन आ गई बेटा, इक्वेशन 2। अब बस आपको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है ना। लेंथी क्वेश्चन तो है लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करूँ, दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, आप लोग सोच के देखो कैसे मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। दूसरी इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, बोलो। एक तरीका मैं बताता हूँ, आप एक काम करो, देखो जल्दी ध्यान से, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2 है, तो इस वाले को ना आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। जब इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो क्या आएगा देखो जल्दी से, क्या माइनस का 4x आएगा, 2 से करूंगा तो 2y आएगा, और 2 से करूंगा तो माइनस का 12 आएगा इक्वल टू 0। समझ रहे हो, पूरी इक्वेशन को 2 से कर दिया, पूरी इक्वेशन को 2 से कर दिया। क्यों किया सर, क्योंकि अब देखो, अब जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा तो 4 से -4 कट जाएगा,
4 से -4 कट जाएगा, -3 और +2 हो जाएगा -y, अरे माइनस का 3y और प्लस का 2y, माइनस का y। 2 और -12 कितना होता है? 2 और -12 होता है -10 इक्वल टू 0। -10 को आप उधर ले जाइए तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा, जल्दी बताओ। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। और y की वैल्यू 10 आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो सही बात है? -10, हाँ y की वैल्यू -10, y की वैल्यू -10 आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ डाल दो y की वैल्यू -10 और -6, माइनस का 16 उधर जाके प्लस का 16, x की वैल्यू आ गई -8। बोलो आ रही है कि नहीं आ रही? x इक्वल टू माइनस, ये आपका आंसर आ गया, x इक्वल टू -8, y इक्वल टू -10, है ना? ये पॉइंट आ गया, ये वो P पॉइंट आ गया। आपसे PA पूछ रहा था तो आप PA में रेडियस निकाल देना। ये आ गया P पॉइंट आ गया ना, -8 और -10, P पॉइंट आ गया आपका -8 और -10। देखो ये पॉइंट आपका आ गया -8 और -10। आपसे PA पूछ रहा है, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, पहले इतने पोर्शन का ले लो। बेटा केवल इक्वेशन 1 को किया ना, अगर मैं इक्वेशन 2 को भी 2 से कर देता तब तो मैम उसको माइनस करने पे कुछ ला ही नहीं पाता। दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होता है, उसको आप ऐसे सॉल्व करते हो। ध्यान से देखना, मैंने क्या देखा था, मैंने ये देखा था कि इक्वेशन 2 में ना यहाँ पर 4x आ रहा था और इक्वेशन 1 में यहाँ पर माइनस का 2x आ रहा था। तो अगर मुझे दोनों को हटाना है, मुझे एक वेरिएबल कैंसिल करना था, मैं चाहे तो x को कैंसिल करता, चाहे मैं y को कैंसिल करता, मुझे किसी एक को कैंसिल करना था। तो इसलिए मैंने केवल इसको क्या किया, 2 से किया, क्योंकि इसको 2 से करने के बाद ये इक्वेशन आ गई, ये वाली, ताकि दोनों को आप ऐड करने पे देखो x से x कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो ऐसे सोचना है कि किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं। ऐसा नहीं होगा कि दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस चीज से करूं कि मेरा कोई एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए। या एक आसान काम आप और कर सकते थे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहाँ से आप क्या करो, y की वैल्यू निकाल लो। जो y की वैल्यू यहाँ से आएगी, क्या आ रही है y की वैल्यू? 2x उधर जाएगा और 6 जाएगा, वो y की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में डाल दो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। ठीक है, ये निकालने के बाद इसके बाद भैया ये करेंगे, ये जो पॉइंट आ गया ना, ये वाला पॉइंट आ गया, एक्स और वाई आ गया आपका। एक्स और वाई आपने कौन सा पॉइंट माना था? ये तो माना था एक्स वाई, ये आ गया पॉइंट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, वही उसने आपसे पूछा था। ठीक है, वही आपसे पूछा था सर, बिना 4 से डिवाइड किया। हाँ उससे भी आ जाएगा बेटा, कैलकुलेशन लेंथ ही पड़ेगी। मैंने यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई किया ना 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड, ताकि सिंपल बन जाए क्वेश्चन। आप चाहो तो यहाँ पर भी सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेंथ ही बनेगा काम बहुत ज्यादा बस, है ना? जितना छोटा हो सकता है क्वेश्चन को हम उतना बनाते ना, है ना? ठीक है चलो, तो आज की सभा यहीं समाप्त कर रहे हैं बेटा, है ना? उम्मीद करूंगा आप सब आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, गुड बाय एवरीवन।